सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्वस्थता के कारण एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में आप निश्चित रूप से घर में तो लॉक होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि, आपकी मेधा और सफलता की ओर बढ़ते हुए आपके कदम अनलॉक्ड होंगे। आप निश्चित रूप से लगातार प्रयासरत होंगे। हम लोगों ने संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यण संधि पर दृष्टिपात करेंगे। आज की संधि है यण संधि। सूत्र है इको यणचि। इस सूत्र का हम लोग विच्छेदन कर लें, अलग अलग कर लें। इकः यण और अचि, ये तीन पद इस सूत्र में है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों प्रत्याहार हैं। इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार। एक बार विशेष रूप से ध्यान देने की चीज है, जब भी हम सूत्रों को देखते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सूत्र में जो पद आए हुए हैं उन पदों में कौन कौन सी विभक्ति है, इस पर भी निश्चित रूप से दृष्टिपात करें। इकह में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। उसी प्रकार से यण में प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अचि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी का अर्थ होता है स्थान पर, प्रथमा का अर्थ होता है आदेश होता है और सप्तमी का अर्थ होता है परे रहते हुए। अगर इसको हम लोग इंप्लीमेंट करें तो होगा क्या? अर्थ निकलेगा इक के स्थान पर यण होता है कब? उस इक के बाद अच आने पर। हम इसको लिख सकते हैं अच परे रहने पर। अर्थात जो बदलाव होगा वो इक के स्थान पर होगा। अच, बाद में आने वाला जो अच है वो अच यथावत रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ध्यान रखेंगे, दीर्घ संधि में भी इक के वर्ण आ रहे थे और इन इक के वर्णों के बाद अगर इक का ही वर्ण आता था, सवर्ण आता था, तो दीर्घ संधि होती थी। अर्थात यहां अच के आने का मतलब क्या होगा? असवर्ण स्वरवर्ण आने पर। पुनः अगर हम इसको योजित कर लें अपनी परिभाषा में तो क्या अर्थ निकलेगा? इक के स्थान पर यण होता है, कब होता है? अच आने पर। कैसा अच आने पर? कैसा स्वरवर्ण आने पर? तो यहां पे हम करेंगे असवर्ण स्वरवर्ण आने पर, असवर्ण अच आने पर। असवर्ण अच आने पर इक के स्थान पर यण हुआ। अब हम लोग इक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की ओर देखें। इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई, उ, री और री। ध्यान रखेंगे, ये अपने सवर्णों के भी बोधक होते हैं।
अर्थात यद्यपि प्रत्याहार सूत्र में ह्रस्व ई है, लेकिन यहाँ पे हम जब ग्रहण करेंगे तो दीर्घ ई का भी ग्रहण होगा। उसी प्रकार से दीर्घ ऊ और दीर्घ री का भी ग्रहण होगा। री का दीर्घ नहीं होता। इनके बाद अगर कोई भी असमान वर्ण आया तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाएगा। निश्चित रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि इनके बाद आना क्या चाहिए? असमान वर्ण, माफ करें, असमान स्वर। इनके बाद अगर असमान स्वर आया तो ये क्रमशः य, व, र और ल में परिवर्तित हो जाएंगे। हम लोग उदाहरण देखते चलते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा हो, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों में से किसी के बाद भी अगर असमान स्वर हो तो ये ई य में परिवर्तित होगा। हम लोग इन दोनों का एक एक उदाहरण देख लें। ह्रस्व ई का सबसे पहले देखते हैं। जैसे प्रति धन एकम, यहां क्या हुआ? प्रति शब्द में तकारोत्तरवर्ती ई के बाद ए आया, असमान स्वर है, इसलिए इस ई के स्थान पर यह हो जाएगा। हम लोग इसको एक बार अलग करके देख लें। प्रति शब्द को हम लोग अगर अलग अलग करें तो ई, और इस ई के बाद असमान स्वर आया, इसलिए इस ई के स्थान पर य हो गया। अब हम लोग पुनः वर्णों का योजन करते हुए चलेंगे तो क्या होगा? प्र, आधा त जो बचा हुआ था वो है, य में ए की मात्रा जुड़ गई, ये कम, शब्द हमारा बन गया प्रत्येकम। इसी तरह से दीर्घ ई का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे देवी धन आदेश, यहां वकारोत्तरवर्ती ई के बाद, दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आया आ, इसलिए यह दीर्घ ई य में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द हमारा बनेगा आपके सौकर्य के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इसे अलग कर दिया है। अब आप देखें, यहां पर इस ई के स्थान पर यह बना और शब्द हमारा बना दिव्यादेशः। यह हमारा ई का उदाहरण हुआ। हम लोग आगे ऊ के उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। ह्रस्व या दीर्घ ऊ, उसके बाद अगर असमान स्वर आया तो यह ऊ व में बदलता है। उदाहरण की ओर हम लोग चलें। जैसे
धन आगतम। यहां क्या होगा? सकारोत्तरवर्ती ऊ के बाद असमान स्वर आया, इसलिए ऊ व में बदल जाएगा और हमारा शब्द बनेगा संधि होने के बाद स्वागतम। दीर्घ ऊ का उदाहरण देखें अगर, तो वधु धन आगमनम या आगमन। यहां दीर्घ ऊ और इस दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर आ आया, इसलिए ऊ व में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द हमारा बनेगा व ध, ऊ के स्थान पर व हुआ है, इसमें आ की मात्रा जुड़ गई और वध्वागमनम शब्द का निर्माण हुआ संधि के पश्चात। आगे बढ़ते हुए हम लोग री के उदाहरण को देखेंगे। ह्रस्व या दीर्घ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे धात्री धन अंशः। यहां प्रथम शब्द धात्री का अंतिम अक्षर है री और इस री के बाद अंशः का अ आया, तो री के बाद असमान स्वर आने के कारण यह री र में परिवर्तित हो जाएगा। धा त री के स्थान पे हुआ र और बाद में है अंशः। अब त और र दोनों मिलकर के त्र बनेंगे और अझिन्नम परेन योज्यम, अर्थात अच से हीन, स्वर से हीन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको पर में जोड़ा जाता है, पीछे के वर्ण में जोड़ा जाता है। इस नियम के आधार पे हमने त और र को जोड़ा और इन स्त्र को भी हम आगे अंशः के अ में जोड़ेंगे। हमारा शब्द बनेगा धात्रंशः। री के बाद अंतिम री आता है। री के साथ भी वही है। री के पश्चात यदि कोई असमान वर्ण आया, असमान स्वर आया, तो री के स्थान पर भी ल हो जाता है। परिवर्तन री का ल में होगा। साधारण सा उदाहरण है, हम लोग देखें। ली धन आकृति। यहां ली आया है और इस ली के बाद असमान वर्ण है, असमान स्वर है। आज पता नहीं क्यों बार बार स्वर के स्थान पर वर्ण निकल रहा है। शायद एक लंबी बीमारी के बाद असावधानी या मस्तिष्क की बोझिलता के कारण हो रहा होगा। आशा करता हूँ आगे इस तरह की असावधानी नहीं होगी। फिलहाल आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ण
जहाँ बोला जा रहा है मेरे द्वारा स्वर समझने का प्रयास करेंगे। लृ के बाद असमान स्वर आ आया, इसलिए लृ के स्थान पर ल हो गया और शब्द को हमने मिलाया। दोनों संधि होने के पश्चात जो शब्द हमारा बनेगा वो होगा लाकृति। देखिए कैसे, लृ के बाद असमान स्वर आने के कारण लृ ल में परिवर्तित हुआ और बाद में है आकृति। हम ल को आ के साथ जोड़ लेंगे, हमारा शब्द बनेगा लाकृति। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने यण संधि के नियम को समझा, उदाहरणों को देखा। आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे इससे। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि संधि में जो अपवाद आते हैं, इन अपवादों का जो क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है, वो अब प्रारंभ हो चुका है। यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये तीन ऐसे मुख्य रूप से संधि हैं जहां अपवाद दृष्टिगोचर होते हैं। इन तीनों संधियों के पश्चात प्रगृह्य संधि इत्यादि में जो अपवाद स्वरूप ही होते हैं, उनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।